नमस्कार बच्चों, आज हम तुम कब जाओगे अतिथि पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक शरद जोशी हैं। मैं विजय लक्ष्मी इस पाठ को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम शरद जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे और इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी जी भी एक हैं। इनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झल्लियाँ, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन और दो व्यंग्य नाटक हैं अंधों का हाथी और एक था गधा। इनका एक उपन्यास भी है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। शरद जोशी जी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है और मुहावरों और हास्य परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं, अर्थात पहले से कोई सूचना नहीं देते और फिर आने का नाम नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। मेजबान उसे कहते हैं जिसके घर अतिथि जाता है। अच्छा अतिथि कौन होता है? यहाँ पर लेखक ने प्रश्न किया है कि अच्छा अतिथि कौन होता है। वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या फिर वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। इस पाठ के मेजबान कौन है? लेखक शरद जोशी, जिनके घर में एक अतिथि आए हुए हैं और उन्हें आए हुए 4 दिन हो गए हैं और वह लेखक के घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेखक को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। कहते हैं अतिथि के बारे में, जो अतिथि है तुम कब जाओगे अतिथि, इसीलिए पाठ का नाम भी लेखक ने तुम कब जाओगे अतिथि ही रखा है। और जो 4 दिन से लेखक के घर पर आए हुए हैं उनके बारे में लेखक सोच रहे हैं अपने मन में। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, कि तुम मेरे घर से कब जाओगे। आगमन का अर्थ होता है आना और चतुर्थ का अर्थ होता है 4, कि तुम्हें आए हुए मेरे घर 4 दिन हो गए हैं और इसीलिए मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि तुम कब जाओगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। निसंकोच का अर्थ होता है बिना संकोच के। तुम जहाँ बैठे सिगरेट पी रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। विगत कहते हैं बीते हुए को। बीते हुए 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर इसकी तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे साथ सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, कि मैं 4 दिन से तुम्हारा आतिथ्य सत्कार कर रहा हूँ जो मुझ पर भारी पड़ रहा है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। तो लेखक कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को, कि जो अंतरिक्ष यात्री लाखों मील की लंबी यात्रा करने के बाद चांद पर गए थे वो भी 4 दिन नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तो यहाँ पर अंतरंग निजी संबंध से तात्पर्य है कि तुम्हारे और मेरे बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुके हैं। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली और तुम मेरी आर्थिक स्थिति को भी पहचान गए हो, जान गए हो। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके
और तुम मेरी काफ़ी दुर्दशा कर चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, और यह जो समय है यह तुम्हारे जाने के लिए अच्छा समय है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तो लेखक कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा घर है, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं कहती कि तुम्हें वापस चले आना चाहिए? तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं कहती आने के लिए? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। आशंका कहते हैं खतरे को। तो लेखक को लगा था जब अतिथि आए थे, उनको किसी अज्ञात आशंका यानी ऐसा खतरा जिसके बारे में वो नहीं जानते, उनका हृदय इस बात से धड़क उठा था, और अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। और इसी आशंका से, इसी खतरे से मेरा बटुआ कांप गया, क्योंकि लेखक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद भी एक सन्हे भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। लेखक कहते हैं कि हमने तुम्हारा इतना सम्मान किया कि हमने रात का भोजन उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों की तरह डिनर में बदल दिया। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, व्यंजन बनाए। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। कहने का तात्पर्य है कि मीठा व्यंजन भी बनाया था। और इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा का मतलब होता है उम्मीद थी। आशा थी दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। आग्रह मतलब हम तुमसे रुकने के लिए कहेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। जिस प्रकार एक अच्छा अतिथि, एक अच्छा मेहमान होता है, उसको बार बार रुकने के लिए कहा जाता है, पर वो रुकता नहीं है, और तुम भी ऐसा ही करोगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और हम प्रसन्न बने रहे। हम अपनी पीड़ा को पीकर, अपने दुख को सहन कर तुम्हारे सामने प्रसन्न बने रहे, जबकि लेखक के मन में दुख था कि अतिथि क्यों नहीं गए। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतरकर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। तो लेखक कहना चाहते हैं कि एक अतिथि के सत्कार में जो भी करना चाहिए था हमने किया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। छोर कहते हैं किनारे को, जिसके आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ अक्षण आ जाना चाहिए, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो लेखक का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि भावभीनी जो विदाई है उसका समय नहीं आया। तुम गए नहीं, हम तुम्हें विदा नहीं कर पाए। तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था। आघात कहते हैं प्रहार, और अप्रत्याशित का अर्थ होता है अनसोचा। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि तुम धोबी को कपड़े देने के लिए कहोगे। और इसकी चोट मार्मिक थी, और मार्मिक कहते हैं मर्म को छूने वाली, हृदय को छूने वाली, क्योंकि जब लेखक को अतिथि ने धोबी को कपड़े देने के लिए कहा, तो लेखक समझ गया कि अतिथि अभी और अधिक दिनों तक मेरे घर ठहरने वाले हैं। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था, और तुम मेरे समीप इतने अधिक लंबे समय तक रहोगे, इस बात का मुझे अनुमान ही नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, और ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अतिथि जो होता है वह हमेशा देवता नहीं होता। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। वह मनुष्य होता है और वह थोड़ा राक्षस भी हो सकता है, उसमें थोड़े राक्षस के गुण भी हो सकते हैं। तो लेखक कहते हैं किसी लॉन्ड्री पर देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, तो फिर लेखक उसको ऐसा कहकर अपने मन में सोचते हैं, और मन ही मन एक विश्वास पल रहा था लेखक के मन में कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? फिर वह कहते हैं, कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता में डालने लगा।
औपचारिक का अर्थ होता है बनावटीपन, क्योंकि लेखक न तो अतिथि को अपने घर रखना चाहते थे और न उसके साथ लॉन्ड्री पर जाना चाहते थे। यह सब एक बनावटीपन था और अतिथि को वह जवाब नहीं दे सके। उसके साथ लेखक को जाना पड़ा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। यहाँ पर आंखों का एकाएक बड़े होने का अर्थ है कि लेखक की पत्नी की आंखें जो हैं वो बड़ी हुई। उसका अर्थ है कि उसका मन छोटा हो गया। आज से कुछ वर्ष पूर्व उसकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल लिया था। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व लेखक ने अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी आंखों को देखा था जब उसका विवाह हुआ था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। परंतु जब ये आंखें अब बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। और वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, क्योंकि जब पत्नी को पता चला कि लेखक अतिथि के साथ कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहे हैं। लॉन्ड्री कहते हैं उस स्थान को जहाँ पर कपड़े धुले जाते हैं। तो लेखक की पत्नी ने सोच लिया कि अभी अतिथि और रहेंगे, हमारे घर और अधिक ठहरेंगे। तो इसी आशंका से लेखक की पत्नी की आंखें बड़ी हो गई थी। और आशंका निर्मूल नहीं थी। निर्मूल अर्थात मूल रहित नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, क्योंकि अतिथि तुम जा नहीं रहे हो मेरे घर से। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। और जब हम तुम्हें देखकर मुस्कुराते थे वह मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ी और अब वह लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि लेखक और अतिथि जब बातें करते थे तो हंसते थे। अब हंसते नहीं हैं, बातचीत नहीं होती, क्योंकि लेखक अतिथि से बातचीत करना पसंद नहीं करता। अब लेखक को लगता है कि अतिथि को चले जाना चाहिए था। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। कोनलों कहते हैं सभी कोनों से। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए, अर्थात सब विषय समाप्त हो गए। सब विषयों पर बात हो चुकी। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। अब लेखक चुप है। अब लेखक अतिथि से बात नहीं करता। सौहार्द अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है और जो हमारी मित्रता थी अब वह धीरे धीरे, सने सने कहते हैं धीरे धीरे, बोरियत में बदल रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं और जो मेरे मन में आतिथ्य सत्कार की जो भावना थी उन्होंने धीरे धीरे गालियों का स्वरूप धारण कर लिया है। पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है कि ऐसा कौन सा गोंद है जो दिखाई नहीं देता, जिसके कारण तुम यहाँ चिपके हुए हो, जिससे तुम चिपक गए हो। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं इस रहस्य को अपने परिवार के साथ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और मैं भी इस बात को नहीं समझ सके। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? तो मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं है कि अतिथि कब जाएगा। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो पत्नी ने कहा, मैं आज खिचड़ी बना लेती हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। लेखक ने भी कह दिया, क्योंकि लेखक परेशान है। लेखक सोचता है कि अतिथि को चले जाना चाहिए। लेखक परेशान हो चुके हैं। लेखक के पास धन भी इतना अधिक नहीं है, क्योंकि वह निम्न वर्ग से हैं जो अतिथि का इतने दिनों तक अच्छी तरह से आदर सत्कार नहीं कर सकते। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए।
कहाँ पहले वह डिनर में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते थे और अब बात खिचड़ी पर आ गई। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तो लेखक कहते हैं कि अब भी अगर तुम मेरे घर से नहीं जाते तो हमें उपवास रखना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और तुम्हारे और मेरे संबंध इस तरह से हैं जिस प्रकार से संक्रमण होता है। संक्रमण एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करने को कहते हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम अक्षण है कि यही तुम्हारे जाने का सबसे अच्छा समय है। तुम जाओ न अतिथि, तुम यहाँ से चले जाओ न। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। तो लेखक ये सब बातें अपने मन में सोच रहे हैं कि तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, मैं यह जानता हूँ क्योंकि दूसरों के यहाँ सब बातें अच्छी लगती हैं। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते। तो लेखक कहते हैं कि अगर हम सबका बस चलता तो सभी ऐसा करते, दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। लेखक कहते हैं कि अपना घर ही सबसे अच्छा होता है, इसीलिए लोग सब अपने घर को अच्छा बताते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें, और इसीलिए अपने घर को खुशियों का घर कहा जाता है, जिससे लोग दूसरों के घर की खुशियों को कम न करें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय, शराफत भी कोई चीज़ होती है कि तुम्हें अच्छा तो अवश्य लग रहा है कि यह मेरी शराफत है जिसके कारण तुम यहाँ इतने दिनों तक रह रहे हो। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, नहीं तो एक वाक्य गेट आउट भी है जो मैं बोल सकता था, जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। तो लेखक कह रहे हैं कि एक रात तुम्हारे खर्राटे जो हैं यहाँ और गूंजेंगे। गुंजायमान का अर्थ है गूंजेंगे, और किरण से तात्पर्य यहाँ पर सूर्य की किरण से है कि जो सूर्य की किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी एक रात और बीतने के बाद वह तुम्हारे आने की 5वीं सुबह होगी, और वह किरण जब तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो लेखक ऐसी आशा करता है, तो इसलिए कह रहे हैं आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा, और अगर तुम उसके बावजूद भी नहीं गए तो मैं तुम्हें यूँ ही देखता नहीं रहूँगा, मैं यूँ ही तुम्हें देखकर खड़ा नहीं रहूँगा, मैं लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि कि जिस प्रकार से देवता दर्शन देता है और लौट जाता है उस प्रकार से तुम भी लौट जाओ। तुम्हें अब मेरे घर नहीं रहना चाहिए, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, और इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। और लेखक कह रहे हैं कि कहीं मैं अपनी वाली पर अर्थात मैं तुम्हें अपमानित करूं, मैं तुम्हें भला बुरा कहूं, उससे पहले तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेखक बड़े परेशान हैं। लेखक बार बार अपने मन में यही सोच रहे हैं, तुम कब जाओगे अतिथि, अर्थात तुम्हें अब चले जाना चाहिए। तो लेखक ने इस पाठ में उन लोगों पर व्यंग किया है जो दूसरों के घर जाते हैं और वहाँ से आने का नाम नहीं लेते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के घर अधिक दिनों तक रहते हैं तो हम दूसरों के घर की खुशियों को कम करते हैं। तो इस प्रकार से पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है, और मैं विजय लक्ष्मी आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।